जब से मोदी जी आए हैं ना, तुम कम्युनल हो गई हो। लोग हिंदू मुसलमान करने लग गए रियली। इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ संदीप सिंह जी से। तो चलिए बात करते हैं। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार संदीप, क्या हाल है? नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को नमस्कार। बढ़िया, ऑल गुड जी। संदीप, ये टीसीएस और लेंसकार्ट के बारे में ना मैं नॉन स्टॉप पोस्ट कर रही हूँ इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ये वो बटरफ्लाईज बहुत होती है ना, मतलब कि जो हम्म, दिल्ली की और बॉम्बे की, वो जो बोलती है ओ माय गॉड भैया नींबू देना, भैया प्याज लाना, ऐसी वाली बहुत होती है। तो मैं चाहती हूँ वो ये देखें, और जी। जब देखती हैं तो वो इरिटेट हो रही है और हम्म, मुझे कह रही है तुम बहुत हिंदू मुसलमान करनी, और क्या है तुम्हारी सारी पोस्ट इसके बारे में हो गई, पता चल गया, बंद करो। मैंने कहा बंद ही तो नहीं करनी, जब तक घर घर ये मैसेज नहीं पहुंचेगा मैं लगी रहूंगी, तुम चिढ़ते रहो। सब चिढ़ हम्म, रहे हैं मुझसे। हम्म, तो और मेरे को बोलते हैं जब से मोदी जी आए ना तुम ऐसी बनी हो 2014 हम्म। 14 से, और कह रहे हैं पूरा माहौल खराब करा हुआ है कंडक्ट। इस बात का मुझे लॉजिक दीजिए, मोदी जी के आने के बाद ये हुआ है क्या, कि ये किसके कारण? देखिए, थोड़ा रीजन तो बिल्कुल है 2014 के बाद, और एक बड़े दो अलग अलग फेनोमेनन एक साथ हुए, और दोनों का जन्म एकदम दुनिया के दो कोने में हुआ, पर दे फीड ईच अदर वेरी वेल एंड दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। वन इज द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड वन इज द राइज ऑफ मिस्टर मोदी। आप देखें कि अगर अटल जी थे तो वो एक सिंगल मेन स्ट्रीम मीडिया के जमाने में थे, और बहुत सारा नैरेटिव जो है वो दिल्ली लुटेंस मीडिया ही कंट्रोल करता था। दे वर ऑल पावरफुल, सो मच सो दैट कि द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भारत में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर। ही कुड से दैट बिकॉज इट वाज अ ट्रूथ, मोर और लेस सही भी था। बट कमिंग बैक टू सोशल मीडिया ने क्या दिया, सबको आवाज दी। ये आवाजें थी पहले। अभी जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी ने या बीजेपी ने एकदम अनजान आदमी को जो उठा के सीएम बना दिया, बताओ रेखा गुप्ता कौन जानता था उनको, या ऑफ कोर्स योगी आदित्यनाथ जी को भी लोग उतना नहीं जानते थे कायदे से, हाँ। एंड भजन लाल जी कौन जानता था उनको, नितिन नवीन को बीजेपी चीफ बना दी, कौन जानता? भाई वो सब लोग उस सिस्टम में रह के काम करने वाले मेहनती लोग हैं। आप मीडिया नहीं जानती इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग नहीं है धरती पर, लोग हैं, अनजान है आपके लिए अनजान। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वो नोन लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, पीपल नो। तो पॉइंट इज कि ये एक दम्भ कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन नोन होगा कौन नहीं होगा, ये दम्भ टूटा है बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सोशल मीडिया। आज की डेट में जैसे आपने बताया लेंसकार्ट की कहानी चल रही है, या अच्छा कमिंग बैक टू माई ओन पॉइंट, मैं उसको जरा क्लियर कर लेता हूँ कि मोदी जी का राइज आता है तो 2013 से शुरू हो जाता है। उसमें फेसबुक पे काफी लोग लिख रहे थे, ट्विटर भी था तो ट्विटर एक तरफा चल रहा था, यूट्यूब नया नया शुरू ही हो रहा था, उतना रीच नहीं था, बट स्टिल कॉमेडी वीडियोस वगैरह शुरू हो गए थे। बट द पीपल, लोगों के पास ये जबान थी, ये कष्ट था, ये दुख था। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में 2012 में चौथे नंबर की पार्टी थी भाजपा, और अराउंड 40-45 सीट्स विधानसभा की सीटें थी, 2014 में वही उत्तर प्रदेश अनथिंकेबल 72 सांसद की सीट देता है किसको? मोदी जी। भाजपा तो एज अ संगठन भी इतना प्रभावी नहीं था। क्यों? बिकॉज ये कष्ट, ये पीड़ा थी उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में पहले से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी दिखाने का सोचा ही नहीं, और उसपे ना वो ब्रशिंग अंडर द कार्पेट होता है ना, वो किया। तो यही काम फिर 2017 में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों किया? कोई सीएम फेस नहीं था, योगी जी को सीएम फेस नहीं बनाया गया था, नोबडी न्यू। मोदी जी गुजरात से आते हैं, कहते हैं हमारे नाम पे वोट दीजिए। वो जब कहते हैं कि कब्रिस्तान को आप पैसे देते हो, शमशान को नहीं देते हो, तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता का भोगा हुआ सच था ना। दिवाली पे लाइट कट जाना, लाइट नहीं मिलना, माफिया राज, ठीक है। सो वी स्टार्टेड वॉइसिंग आवर ओपिनियन थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू ऑफ कोर्स हमारा ईवीएम पे जो हमारा उंगली चलती। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने कष्ट कम झेला है क्या? ममता बनर्जी या कम्युनिस्ट के शासन से जो जनता वहां प्रताड़ित है, आज सड़क पे निकल रही, कुछ भी कर रही है, लोग कहते हैं कि बाहरी है, कोई बाहरी नहीं है। उस जनता का भोगा हुआ सच है कि वहां पर मुस्लिम इकोसिस्टम रूल करता है। इट मेक श्योर कि आपकी बेटियां सुरक्षित ना रहें। इट मेक श्योर कि एक आदमी जो दिन भर कुछ मेहनत करके कमा के लाता है घर में, जब वो एक अपना घर बनाने जाता है तो उसको बोला जाता है कि सीमेंट भी तुम उसी दुकान से खरीदोगे जिससे हम कहेंगे लेबर भी हमारा होगा, तुम्हारा हर मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका मैक्सिमम अमाउंट हम खींच के ले जाएंगे। तो ये जिस जनता ने भोगा हुआ, उसके मन में वो पीड़ा दर्द तो है, तो वो कहाँ बोलेगा? कुछ तो कहीं कहेगा ना। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू निकलना शुरू हुआ, जो आपने कहा। और ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड इन दिल्ली एलीट सर्कल्स। उन लोग का मैं भी उस जगह पे रहा हूँ, आप भी जानती हैं। तो ये दम्भ, ये हाथ से ना कंट्रोल छूटा, कन्वर्सेशन का कंट्रोल इनके हाथ से छूटा। इट वाज अ वन वे, ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा था, परकोलेट कर रहा था। सो होता है कि देन देयर कम्स अ टाइम जहां पर जनता कहती है नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स लाइक डाउन लाइक दिस एनीमोर। तो फिर जब बरखादा, तो बड़े बड़े लोग जब सोशल मीडिया पे आए तो दे थॉट कि इट विल बी सिमिलर लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया। हमने बोल दिया और ये माना जाना चाहिए, उसमें तथ्य है नहीं है, फैक्ट नहीं है। पब्लिक हैड दैट नॉलेज, उसको मौका नहीं
मिला, तो जब रिप्लाई का मौका मिला तो आपके ट्वीट के नीचे एक रिप्लाई दे जा रहा है, फिर आपने उसको ट्रोल करके इग्नोर करना शुरू किया। यू डिडंट हैव द गट्स टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द पब्लिक। वही आर्मी मैन तो पहले भी कहते थे ना कि ये कारगिल में शी डिड रॉन्ग, 26/11 में शी डिड रॉन्ग, लेकिन वो वॉइसेस नहीं थी। आरबीएस मणि जी कह रहे थे ना, वो तो किताब लिख रहे थे। सोशल मीडिया आने के बाद उन लोग की वॉइस सामने आई और दे गॉट रेजोनेटेड विद द पब्लिक। द पब्लिक ऑलरेडी हैड दोस फीलिंग्स, इट्स जस्ट दैट कि वो बिखरे टुकड़े में बिखरे हुए थे। सोशल मीडिया के थ्रू कॉमन ग्रुप्स बनने लगे, सिमिलर विचार के लोग सामने आने लगे। बीट ट्विटर स्पेसेस में कौन लोग बात करते हैं, क्यों करते हैं 2-2 घंटा बात, क्या काट रहे हैं उनको? दे आर कंसर्न। भारतीय जनता कंसर्न है कि भाई हमारा एक भारत है, हमारे पास एक ही हिंदू जनता है, हमारे पास एक ही देश है, कहाँ जाएंगे? इसी देश में रहते हैं। हमको बोलते हो कि तिलक हटाओ, बिंदी हटा लो, कलावा काट लो, सेकुलर बनाते जा रहे हो। हम देखने बम बन के फट जाते हैं, तब भी तुम ही कह रहे हो कि इन्ने बड़े प्यारे लोग हैं। हमारी आर्मी हमारी सुरक्षा करती है, तुम कहते हो हैदर फिल्म बना देते हो कि, और कन्हैया कुमार जैसे को हमारे सर पे बिठा देते हो, जो आर्मी पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, घटिया बातें करता है। आई डोंट वांट इवन टू रिपीट दोस थिंग्स। हाँ, सो पॉइंट इज कि मिस्टर मोदीज राइज रेजोनेटेड विद द पब्लिक। द आइडियाज, द ओपिनियंस, द कष्ट, द पीड़ा, वो सब था पहले से, तुमने मौका नहीं दिया था। अब बॉलीवुड है, बॉलीवुड क्यों ध्वस्त हो गया? बॉलीवुड का एक ध्वस्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है, यू थॉट कि क्रिएटिव कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स तुम्हारे पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंटेंट क्रिएशन का वो तुम्हारे पास। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट क्रिएशन का गली गली में, हाथों हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी पे हो जा रहा है। सही कह रहे। तो बॉलीवुड वाले स्टार्स जो हैं वो बेचारे रील बनाने वालों से कम्पीट कर रहे हैं, वो खुद भी रील बना रहे हैं दिन भर बैठ के। क्या करें, क्योंकि लोग जो है रील कुछ किसी और के देख रहे हैं, ज्यादा एंटरटेनिंग देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया से तुम इन्फ्लुएंसर पकड़ के ला रहे हो, चलो हमारी फिल्म में काम कर लो, थोड़ा प्रमोशन कर देना, बिकॉज दैट कंट्रोल इज गॉन। सोशल मीडिया ने और मोदी जी ने मेन काम यही किया ना, मोदी जी ने मिडिल मैन हटाए। खूब कितने मिडिल मैन हटा दिए भाई। डीबीटी है, पैसा अकाउंट में डायरेक्ट जाओ, राशन लेना है, फाइन, डायरेक्ट। तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म पूरा था ना, चाहे कम्युनिकेशन पर, चाहे लोगों सरकार के थ्रू, वो उन्होंने दोनों ने ब्रेक कर, और दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ही मेक श्योर, मैं बताऊं, सोशल मीडिया के जमाने में नोबडी कैन सर्वाइव इवन 2 days, नो लीडर कैन सर्वाइव इवन 2 days विदाउट गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, विदाउट गेटिंग ओपिनियन फ्रॉम सम। अब कल रात में उन्होंने जो है 8 बजे जो अपनी स्पीच दी है, पीपल आर सेइंग कि वो बात नहीं है, ठीक, उनका कारण है, उन्होंने किसी कारण से एक स्पीच दी है, एक कंसर्न को उन्होंने इंपॉर्टेंट समझा है। वो कंसर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स अनदर मैटर, बट बहुत सारी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उससे कनेक्ट करेगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कनेक्ट नहीं करेगा। सारी दुनिया की बुद्धि कुछ लोगों में थोड़ी हो सकती है। अरे आज मोदी ने मजा नहीं है यार, ये क्या बात, आपको मजा नहीं है कोई बात नहीं, किसी और के लिए वो जरूरी है, मोदी जी के लिए जरूरी है, ठीक है, फाइन, दैट्स ओके, टेक इट। सो दे बोथ, लेकिन ये है कि एवरीबडी विल हैव देयर ओन ओपिनियंस। आप इस समय, अब ये यहाँ पर सब ज्ञानी है, जो बनारस में दीवारों पर लिखा रहता है, यहाँ पर सब ज्ञानी है, तो ज्ञान तो लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, ये जो दम्भ था ना पढ़े लिखे लोगों का, जो इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी दम्भ कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है, अगर somebody स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, देन उन्हीं की बात सुनी जानी चाहिए। भाई अब भारत की जनता में इतनी शानदार जनता, हिंदू जनता, जो पूर्वजों का जो हमें संस्कार मिला है ना कि हम किसी के कहने पर नहीं मानते, हमको कन्विंस करो, हम कर्म पर एनालाइज करते हैं, हम छवि पर, इमेज मेकिंग पर एनालिसिस नहीं करते, हम अल्टीमेटली कर्म देखते हैं कि कर्म क्या है, तुम कर्म है या कुकर्म है। केजरीवाल गया, उसकी बहुत छवि बनाई दिल्ली लुटियन मीडिया ने, वो एक आदमी बैठा रहा 1 महीना, दिल्ली मीडिया ने मिलके पूरे, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड, एवरी डैम दिल्ली मीडिया वाज इन्वॉल्वड टू मेक श्योर कि इसको जो है जनता का नेता बना, और उससे कुकर्म सबको पता था। इंडिया टुडे से सारे शिफ्ट होके, आप उस दिन हम बात करेंगे। वही केजरीवाल को जब कर्मों पर जनता ने एनालाइज करना शुरू किया, मीडिया ने उसको बहुत बचाया। पंजाब का नाम नहीं लेती मीडिया इस समय, पंजाब का जितना बुरा हाल है, बंगाल से बुरा हाल, बिहार से बुरा हाल, पंजाब का नाम नहीं लेती मीडिया। दिल्ली मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, आप इग्नोर करो, नॉट अ प्रॉब्लम। पंजाब की जनता तो भोग रही है ना, तुम बताओगे नहीं तो क्या केजरीवाल का किया हुआ कांड किसी को पता नहीं चलेगा? भोग रही है जनता। सो पॉइंट इज की कर्म पर जब एनालिसिस जनता करती है, ये हमारा संस्कार, हम कर्म पर एनालाइज करते हैं। हम तो भगवान से भी सवाल कर लेते हैं, भाई हम तो वो लोग हैं, हमको हमारे पूर्वजों ने ये स्वतंत्रता दे रखी है, तो उस पर एनालिसिस करते हैं और उस पर बातचीत करते हैं, उस पर कन्वर्सेशन करते हैं, तो बड़े बड़े की इमेज मेकिंग टूट के चकनाचूर हो जाती है। आपने ट्रम्प, जी मैम, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जस्ट वन मोर थिंग कि ट्रम्प
जब अपने पिछले अभी जब इस इलेक्शन कैंपेन में निकला तो उसने 2-2 3-3 घंटे के पॉडकास्ट की, और ये बात उसने चैलेंज किया, और सबने पॉडकास्टर्स ने भी चैलेंज किया कि कमला हैरिस आके 2 घंटे का पॉडकास्ट करके दिखा, बिकॉज अब 2 घंटे में योर कैरेक्टर विल बी आउट, यू कैन नॉट वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट, यू आर अ कैंडिडेट, यू हैव टू शो योर कैरेक्टर, ट्रू नेचर। ट्रम्प डिड दैट, पब्लिक लव्ड इट, जो है ऐसा ही, बात खत्म। ही इज नॉट, एटलीस्ट ही इज नॉट स्क्रिप्टेड, ही इज नॉट बीइंग फेड, ही इज व्हाट ही इज, दैट्स इट, ही शोड इट एंड ही वन मेजरली हैंडसम। मतलब क्या उसकी जो क्या जीत मिली उसको। सो पॉइंट इज कि आज के समय में आपका जनता मैम दिल्ली की जनता क्या जातिवादी वोटिंग करती है? नहीं करती है। मैक्सिमम जनता इस समय जातिवादी वोटिंग नहीं करती है, चरित्र देखती है उस लीडर का और उससे अपने चरित्र से मैच कराती है। भाई क्या अखिलेश के लोग या केजरीवाल के समर्थक नहीं है? बिल्कुल है भाई। चोरों लिटोरों को भी तो अपना नेता चाहिए होता है, तो जिसको जैसा चरित्र मैच करता है उसको वैसा नेता समझ में आ जाता है आज की डेट। अच्छा, मैंने कहा हम टीसीएस और लेंस कार्ड के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले मैं बात करना चाहती हूँ ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल हुआ उसके बाद, मतलब मेरे को जो समझ आई है, जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बनारस से लिख सकते हैं कि पायल ज्ञानी नहीं है, पर मेरे को जो बहुत थोड़ी बहुत समझ है उस पर मैं ये बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मोदी जी और अमित शाह जी बाजी मार गए, बाजी बोला मैंने, बाजी मार गए। मुझे टीसीएस का असर हो रहा है, बाजी बोल रही हूँ, आपा बाजी ये सब हो रहा है मेरे साथ। नहीं, मैंने कहा बाजी मार गए, क्योंकि इन लोगों के पास तो नंबर्स ही नहीं थे, तो ये पास होना ही नहीं था। फिर भी इन्होंने करा, तो ये तो ऑपोजिशन फंसी गई, क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली अमित शाह जी ने, मैं देख रही थी टीवी पे कि अखिलेश ने बोला मुस्लिम वुमन को दो, कोई आपने स्पेशल राइट्स नहीं दिए, तो उन्होंने कहा मेरे को देने की जरूरत नहीं है, विमेन रिजर्वेशन बिल है, तुम अपनी सारे जो एमएलए एमपी की सीटें सारी मुस्लिम वुमन को दे दो, तुम सभी दलित को दे दो, तुम सभी ओबीसी को दे दो, कौन मना कर रहा है। और साथ में अखिलेश जी को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कल आज वाइफ है, वो चाहे एमपी बन सकती है, एमएलए भी बन सकती है, वो और कुछ नहीं हो तो राज्यसभा से भेज दी जाएगी, हारेगी तो। और बेटी है, कल बेटी भी फादर उसको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, एमएलए की सीट दे देंगे, अपनी दे देंगे, लोकसभा की दे देंगे, या राज्यसभा से ले आएंगे। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, राहुल का प्रियंका गांधी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बेटी को भी कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है ऑपोजिशन ने एक तो बहुत बड़ी बेवकूफ करी, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह जी इसको भूना जाएगा, खूब चक्की पीसी जाएगी। आपके क्या व्यू? मैम देखिए, क्या वो लोग उतने बड़े लीडर्स क्या सोचते हैं वो तो हम नहीं जान सकते, न जान पाते हैं। कई लोग कई बार उनके जो आज के कदम होते हैं वो 2-3 साल बाद दिखते हैं, ठीक है। एंड वी हैव सीन इट हैपनिंग कि जब उन्होंने जनधन खाते खुलवाने शुरू किए तो किसको पता था कि ये यूपीआई की भी नींव रखी जाए, ठीक है। एंड इट विल रिमूव कैश फ्रॉम द लोअर, मतलब वन स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, आपका यूपीआई, मतलब यू नेवर नो व्हाट दे डू। पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो किसको, मतलब बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट रिमूव 370, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। सो आज मुझे जो मेरे लिए फैक्ट है, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ये उन्होंने क्यों किया उन्होंने, लेकिन मैं टाइमिंग को जब देखता हूँ, बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का इतना मेजर चुनाव चल रहा है, और अमित शाह जी ने बोला मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा, ही वाज देयर, सबको उठा के दिल्ली ला के बोला कि 3 दिन पहले इस पे कार्य करो। समथिंग मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग मस्ट बी वेरी, कुछ तो मुद्दा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं समझ ही जाऊँ कि उन्होंने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब एक हम लोग एक टर्म चलता है कि मोदी जी किए होंगे तो कुछ सोच समझ के किए होंगे, जब नहीं समझ में आता तो लोग ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक है, हाँ मतलब वॉट एवर इट, मास्टर स्ट्रोक है, जो भी है, मतलब नहीं समझ में आता तब भी समझेंगे। हाँ, और हम ये बात अच्छे सेंस में बोल रहे हैं, टॉन्ट के वे में नहीं। हाँ यस, मैं सही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो जनता है ना वो ऐसे बोलती कि भाई हमको नहीं आज समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वी ट्रस्ट द लीडर, वी ट्रस्ट द पर्सन, ही हैज डन इनन्यूमरेबल थिंग्स। सैकड़ों काम ऐसे हैं, अभी हम और आप बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो लगेगा कि क्या शानदार काम पिछले 12 साल। सबसे बड़ा तो भाई बम नहीं फटे 12 साल, नहीं फटे तो नहीं फटे तो नहीं। जबकि आप भी जानते हैं कि हम भी लोग दिल्ली में रहे, आप भी जानती हैं किस प्रकार से पूरा देश जो है 2014 तक हर शहर में क्या फीलिंग आती थी, क्या मन में रहता था, माँ बाप परेशान रहते थे, बच्चे बाहर हैं, कब कहाँ क्या हो जा रहा है, बड़े दंगे, यस एवरीथिंग। सुरक्षा मैम, आप पिछले 12 साल या 10 साल के भारत को देख लें, इट हैज बीन द मोस्ट पीसफुल टाइम भारत एवर हैड। 1947 से अभी तक तो काउंट कर सकते हैं, और आप उससे पहले का भी भारत उठा लेंगे तो दिस इज द मोस्ट पीसफुल डेकेड भारत एवर हैड, व्हाट वी आर विटनेसिंग, ठीक है। हमें और उसके बाद कमिंग बैक टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, मुझे नहीं पता कि उन लोग क्यों लाए, क्या की अपोजिशन की क्या उन्होंने दुर्गति की। अगर ऑपोजिशन को प्रॉब्लम है, आई एम वेरी हैप्पी। कई बार आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे का कष्ट देखिए, सामने वाले का, अगर आपका दुश्मन दुखी है तो बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, समटाइम्स टेक दैट। वो आप हम लोग डिजर्व करते हैं तुम्हें। और दुश्मन कौन से, बहुत कमाल के, क्यों बहुत अच्छे लोग हैं, अखिलेश यादव, अभिषेक यादव, राहुल गांधी, पूरी फैमिली। अगर ये लोग केसी वेणुगोपाल टाइप, जिसपे कितने सारे आरोप लगते रहते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग लगाते रहते हैं कि क्या करता है वो क्या नहीं करता है, बाकी कांग्रेस में महिलाओं का क्या हाल होता है। सो अगर एक फैक्ट ये है कि एक तो बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल में ममता महिला करती रहती है कि मैं ही महिला हूँ, एक वो फैक्टर है, तो हो तो भाई कुछ
कुछ करो ना महिलाओं के लिए। तुम्हारी राज्य में अगर हिंदू महिलाएं मारी जा रही हैं, तुम्हारी अपनी पार्टी की महिलाएं सांसद हैं, हम देख रहे हैं कि व्हाट थर्ड रेट पीपल दे आर। बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता बंगाल में, मतलब क्या ही बोला जाए, थर्ड रेट इडियट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, उनको तुम संसद में आके भेज रही। अगर मोदी जी कहते हैं कि संसद में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देयर मस्ट बी सम रीजन। सबसे बड़ी बात तो है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जितना मिलेगा, गुड गुड, बहुत सही, 1/3 बिल्कुल होना चाहिए, ये इसका समय आ गया है, देना चाहिए, और इनके हाथ से होगा तो और अच्छा, ठीक है। बट अगर किसी को नहीं भी समझ में, हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अपोजिशन दुखी है, कोई बात, इस टाइमिंग है कि आपने 3 दिन बिठा के सबको पूरी किया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, भाई नेशन को जब एड्रेस करते हैं तो वो हल्की बात नहीं होती, बिल्कुल हल्की बात नहीं होती। किसी को मजा आए चाहे ना आए, कम से कम वो नेशन को जब एड्रेस मोदी करते हैं तो ये तो तय है कि इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार उन्होंने किया था, लोगों ने कहा क्या बहुत तकलीफ, उन्होंने बताया कि नाउ आज हमने एक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि हम सैटेलाइट भी अपनी मिसाइल से मार सकते। लोगों ने कहा मजा नहीं आया, ये कौन सी बात हुई? आपको पता है इट वाज बिगर पावर, इट इज मतलब ये सबसे बड़ी पावर है आपके हाथ में, बिगर देन न्यूक्लियर पावर। तो जब नेशन को एड्रेस करते हैं कुछ बहुत जरूरी बात होती है। कल उन्होंने किया है, महिलाओं से माफी मांगी कि हम आपके लिए कर रहे थे, हम कर नहीं पाए। वो आदमी माफी मांगते हैं जल्दी, माफी मांगने वाले कोई काम नहीं करते, लेकिन मांग रहे हैं तो भी इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, कंसिडर इट, इट इज इम्पोर्टेंट। सो मैं उनकी क्या इंटेंशन है, वो किस तरीके से अपोजिशन को घेर रहे हैं, वो राजनीति कैसे कर रहे हैं, कैसे किसको पटक दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं आम आदमी नहीं समझ पा रहा। पर मैं ये जान रहा हूँ कि उस आदमी ने इतने बड़े चुनाव के बीच में 3 दिन पूरे, उन लोग का एक मिनट इंपॉर्टेंट, बंगाल से उठ के बीच में अगर ये किया उन्होंने, फेल हुआ, उसके बाद नेशन को एड्रेस किया, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ही हैज डन, और उसका जो है असर सामने वाले ऑपोजिशन पे दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। अगर मैं फिर तो बंगाल में अगर 4 मई को ममता बनर्जी हारती है और उसके बाद अगर हिंसा होती है और वहां की बीजेपी के लोग या वहां के कार्यकर्ता या वहां का हिंदू अगर उठ के वहां के तृणमूल को नहीं मारता है तो मुझे दुख होगा। हाँ, मुझे भी होगा, बिल्कुल लगे शायद ये मार बंगाल में हिंसा होनी चाहिए, 2 दिन तो होनी चाहिए कम से कम। वो काम उन तृणमूल के और कम्युनिस्टों और उन इस्लामिकों के साथ जरूर होना चाहिए जो उन्होंने जनता के साथ किया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो और उनके कष्ट में आप खुश होइए, उसमें फिर रोइएगा मत कि अरे यार ये हिंदू जनता हमारी क्या कर रही है, वायलेंट हो गया। नहीं, इंपॉर्टेंट, लेट देम बी वायलेंट फॉर ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत झेला मैं अपनी फ्रेंड से बात करती थी, नंदिनी का, उसके साथ पॉडकास्ट कर रही थी। ये जब रेप की बात आती है ना, मैंने ना पिछले इलेक्शन के ना वीडियोस देखी है, वो नाली में सब जो हुआ और एक ग्रैंड मदर के साथ क्या किया, मेरे को ना बहुत सारी चीजें दिख गई और पता चल गई। मैंने कई आर्टिकल्स भी पढ़े, मुझे ना वो गेट ओवर नहीं कर पाती। जब मैं वेस्ट बंगाल का सोचती हूँ ना, मेरा जाने का दिल नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इवन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। थोड़ी देर के लिए आवाज उठाई, सेंटर ने भी दिखाया कि वो ह्यूमन राइट कमीशन से किसी को भेज रहे हैं, तो वुमेन के उससे कुछ भेज रहे हैं, राइट की कमीशन भेज रहे हैं, तो नड्डा जी जा रहे हैं वहां चक्कर में। मतलब मुझे ऐसे लगा कि सब चीजें ना बहुत, मतलब कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। 4 महीने तक PIL को टांग के रखा था, 4 महीने तक डेट नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और जब अपनी बारी आई सुप्रीम कोर्ट की, जब अपने जजेस के ऊपर पत्थर फेंके गए या बंदी बना लिया उनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारे वो दे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं ना कहीं मुझे ना फ्रस्ट्रेशन सी भी होती है। जैसे आज मैं सोची थी मैं आपके साथ क्या बातें करूं, मैं कैजुअल बात करेंगे जो एक सिटीजन के मन में आती है, एक आम नागरिक के मन में आती है। और क्योंकि हमारी विचारधारा एक है, तो मैं आपसे भी बहुत सारी बातें खुल के कर रही हूँ। ऐसे कि कभी कभी ना क्या होता है, पॉडकास्ट होते हैं ना, उसमें इतने लिखे हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इतने डिसाइड करे हुए, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बातें उठनी चाहिए कि एज अ सिटीजन आप क्या फील करते हो, व्हाई यू फील हेल्पलेस, और साथ भी नहीं मिलता है। एक बात और बताऊं, आप फैमिली के लिए डर भी लगा है। हाँ, नहीं, आपने शुरू में एक बात कही, पूछा कि लोग ना ऐसा बोलते हैं कि जब से मोदी आया है तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, ऐसा बोलते हो, या उनके आने से ही कम्युनल हो गए हो। और कई बार उसके बाद लोग बोलते हैं कि अरे दोस्ती यारी नहीं खराब करनी चाहिए, राजनीति के चक्कर में तुम्हारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस से क्या हुआ, हम दोस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से बहस, ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज ऑन द अदर साइड, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव बीन रूममेट्स एंड व्हाट नॉट। तो फिर वही हुआ, 2-3 बात होगी। अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि, और ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अरे राजनीति के चक्कर में नेता तुम्हारे घर नहीं आएगा, दोस्त ही मदद करेगा। मैं बोला नहीं, मेरे दोस्त की, किसी भी दोस्त की औकात नहीं है कि मुझे माफिया से बचा ले। मेरा CM ही मुझे माफिया से बचाएगा, मेरा PM ही मेरे बम फटने से रोकने के लिए मेरा PM ही वो बचाएगा, और सिक्योरिटी मुझे PM ही देगा। ऑपरेशन अगर पाकिस्तान अटैक करता है या कुछ भी करता है, बॉर्डर्स पे करता है, मेरे देश का ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा है तो वो PM ही बचाएगा, वो CM ही बचाएगा। मेरा अगर दोस्त जाता है तो जाए, आई डोंट केयर, उसको दोस्ती यारी रखनी है रखे, नहीं रखनी न रखे, वो भी जानता है। मुसलमानों के द्वारा सपोर्टेड कोई भी नेता ने भारत को आज तक दिया क्या है? भ्रष्टाचार, बैड लॉ एंड ऑर्डर, पैथेटिक कंडीशंस पीपल लिव इन। पूरा यूपी उठ के मुंबई और कलकत्ता और गुजरात जाके काम कर रहा है, वो परिवार टूट रहे हैं, ये तुमको नहीं दिखता है। वो जब यहाँ पर माफिया मरता है या जो भी होता है उसके साथ एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आता है, इन्वेस्टमेंट आती, काम आता है। मेरे पापा कहते थे कि सिर्फ सरकार सड़क और बिजली दे दे, बाकी जनता अपना ख्याल खुद रख लेती है। और
यही सच है। इन लोगों ने सड़क को बिजली के लिए तरसाया है मैम। सुरक्षा तो बड़ी बात है। जनता को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेसियों ने और कांग्रेस से जितने निकले मुसलमान वोट बैंक समर्थित जितने नेता हैं, इन्होंने जनता के 3 चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा। दे नेवर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का या ट्रेन का या किसी का भी फ्लाइट्स वगैरह एयरपोर्ट का सब खराब करके रखा। क्यों? जनता आपस में उतना घुले मिले नहीं, पूरा देश आपस में नहीं। अटल जी आते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जनता को कंट्रोल करने के लिए। इतना ज्यादा इनका ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं। सेकंड, जनता आपस में कम्युनिकेट न करे। 97 तक लैंडलाइन लेने के लिए परेशान रहते थे हम लोग, एक साल 1.5 साल की वेटिंग। 97 तक कांग्रेस ने हमें बहुत बिजी रखा। जाओ राशन कार्ड बनवाओ, जाओ। अरे घर का एक बच्चा मैम इसलिए पैदा किया जाता था कि लाइन में खड़ा रखना है उसको। घर का एक बच्चा लाइन में खड़ा रखने के लिए ही पैदा किया जाता था। घर का बड़ा लड़का जो होता था वो सिलेंडर की लाइन, रेलवे रिजर्वेशन की लाइन, इसकी लाइन, उसकी लाइन, सबकी लाइन में लगा रहा है। ठीक है, तो बता रहा हूँ 97 तक लैंडलाइन लगवाने के लिए जो जनता परेशान रहती थी। मिड 2000 तक 500 रुपए का रिलायंस फोन सबके घर घर में था। ये तो मैंने भी देख रखा। 2001 तक, इट जस्ट हैपेंड बिटवीन 97 टू 2001। क्यों? क्योंकि अटल जी की सरकार थी। ही लेट के आप जाने थे। धीरू भाई अंबानी का पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अकल नहीं थी, चीजें नहीं थी, मोबाइल आ चुका था। फिर उसके बाद डेटा किसके कार्यकाल में महंगा था और किसके कार्यकाल में सस्ता हुआ। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। प्री यूपीआई, प्री आरटीजीएस, प्री नेफ्ट एरा में क्या था? एक चेक लगाइए, 2 दिन में क्लियर होगा। फिर वो बंदा कोई और चेक लगा। मैं इंडिविजुअल की कैश की ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 2 मेजर ट्रांजैक्शन यदि होने तो पूरा हफ्ता लग। क्यों नहीं करने दिया तुमने? नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, क्या नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्या नहीं था। आज की डेट में 1 घंटे में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं और हर ट्रांजैक्शन पे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन एड्स वैल्यू, एड्स मनी, एड्स प्रॉफिट। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसकी मूवमेंट खतरनाक हो जाती है। मनी मूव्स फास्ट एंड मनी, लोगों की ग्रोथ तभी होगी जब व्हेन द मनी मूव्स फास्ट, पीपल मूव फास्ट, कम्युनिकेशन हैपेंस फास्ट। ठीक है, सो ये काम मुझे कोई मेरा दोस्त करके दिखा दे। ये सुविधा, यूपीआई की सुविधा मुझे मेरा दोस्त करके दे दे। मेरी लाइफ को सहूलियत कौन देता है? मेरी लाइफ को सुरक्षा कौन देता है? मेरा सीएम देता है, मेरा पीएम देता है। तुम भाड़ में जाओ। और तुमको भी देता है, तुमको भी देता है। अगर तुम ये बात मानने में, अगर ये बात तुम मानते नहीं हो तो तुम कृतज्ञ हो। यू आर अ वेरी अनग्रेटफुल पर्सन। लाइफ चलाने के लिए आपकी लाइफ, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। तो सबको पता है कि भैया 4 पहिया गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर है तो बड़ी वाली नहीं है, 50 लाख वाली नहीं है, करोड़। सबको पता कि लाइफ में क्या नहीं है, पर क्या है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है? कुछ तो है। भूखे मर रहे हो। आज लोग कहते हैं अन्न दे रहे हैं मोदी जी, सबको फ्री का दे रहे हैं, हरामखोर बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, एक तो एमएसपी का बवाल करा के तुमने ही सरकार को मजबूर कर रखा है कि जनता से किसानों से आपको खरीदना है। खरीद लिया तो उस अन्न का क्या करें? पहली बात ये। दूसरा, गरीबों में जा रहा है, सारा खराब हो जाता था पहले। मैं कह रहा हूँ आज गरीबों में बांटा जा रहा है, किसी को बांटा जा रहा है। कोई इतना ना ऐसा नहीं होता कि आप किसी को खाना दे दो तो हरामखोर हो जाता, नहीं। वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरे परिवार का ध्यान रख लिया गया है, अब मुझे और भी काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। देयर आर पीपल, प्रोडक्टिव पीपल को अगर आप सपोर्ट देते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर जाती है। ये जो शार्क टैंक के इन्वेस्टर आते हैं, ये क्यों पैसा फेंक रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स पर? कहने को तो दे आर ट्राइंग टू हेल्प आउट एंड हेल्प आउट द पीपल हु हैव आइडियाज एंड हु कैन डू सम वर्क एंड डू सम एंटरप्रेन्योरशिप। तो तुम क्यों दे रहे हो फ्री में पैसा अमेरिका से आके यहाँ भारत में, भारत के कुछ छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को? हम भी तो देंगे, नहीं पैसा देंगे अगर अनाज जा रहा है, फाइन। मेरी एक बड़ी संख्या ऑफ जनता जो है वो भूख से नहीं मर रही है, ये मेरे लिए कितनी सुख की बात है। उस समाज में अगर गरीब जनता भूख से मरने लगेगी तो उसका असर क्या तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा? बहुत कायदे से आएगा। फिर वही वो रिवॉल्यूशन करेगी, फिर वही वो पता नहीं क्या करेगी, कुछ भी कर सकते। नोएडा में कांड हुआ, क्या था? मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा। कोई दुख, कोई कष्ट रहा होगा मजदूरों का, किसी कम्युनिस्ट ने उसका फायदा उठाया। मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी जनता को यह दुख, इस कष्ट से बचा लिया गया है ना, तो इससे किसका फायदा? उस समाज में तुम रहते हो, तुम उस समाज छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो अगर समाज में शांति है, पीस है, लोगों के घर पेट भर रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू एज वेल, लेट इट हैपन। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो जैसे टीसीएस का सारा कांड खुल गया, लेंस कार्ड का खुल गया, अब और ये भी सिर्फ पॉसिबल था बिकॉज मोदी सरकार है सेंटर में, अदरवाइज ये भी छुपा लिया जाता बिकॉज इट वाज मुस्लिम रिलेटेड। अब आप मुझे बताओ और किस किस के कांड खुलते जाएंगे अब, और आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग आके बाहर बात कर रहे हैं, अब हर कंपनी के लोग बात कर रहे हैं, और कहाँ के लेवल तक कन्वर्जन करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसका कोई रूल निकलेगा? इसका सबसे पहली बात तो ये पता चलना आवश्यक है। ठीक है, जब जनता को पता चलता है कि एक मुसलमान जनता है, और मैं आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड, जो क्योंकि कोई 47 के बाद देश में ना कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। आपका देश एक प्रोडक्टिव देश था, है, और जब आप कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या प्रोडक्टिविटी बनाते हैं तो आपको लूटने के लिए पैरासाइट्स या भेड़िए या टिड्डे आते हैं। ठीक, आप खेत में फसल लगाएंगे तो पैरासाइट्स आएंगे, आपको बचाना ही पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये हमेशा से होता रहा, 1000 साल से ही आते रहे, बिकॉज यू
वर प्रोडक्टिव, ठीक है। सेकंड, हर तरीके से आपको लूटा जा रहा है, आपको ये बात पता चल रही है। क्यों? क्योंकि इसको बताने वाले के मन में डर नहीं है कि आज मैं बताऊंगा तो मेरे साथ कुछ होगा, क्योंकि सरकार जो है ऐसी है जो बताने वालों को प्रोटेक्ट करती है। एक इस आपके सलीम वास्तिक जी हैं, उनके वो इस्लाम के बारे में, एक्स मुस्लिम है, जो भी अपने कहते थे, बोलते थे, अपने रिस्क पर कहते थे, 2 चाकू मारा गया उनको, 2 लोगों ने आके चाकू मारा, ठीक। एटलीस्ट योगी सरकार ने ये इंश्योर किया कि जिसने चाकू मारा, वो जिसने पाप किया है वो अपने कुकर्म तक जाए। नहीं, वो एक अलग बात है। जिस भी तरीके से क्या हुआ मुझे नहीं पता पुलिस वालों के साथ, भाई वो अगर सलीम वास्तिक को चाकू मार सकते हैं, पुलिस वाले पे गोली भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपराधी लोग हैं, हमें क्या पता उनके साथ तभी एनकाउंटर भी क्या हुआ, कैसे हुआ, बट ये इंश्योर हुआ कि भाई तुम पकड़े जाओ। पुलिस पकड़ने गई थी, तुम्हें ढूंढा जाएगा, तुम पकड़े जाओ। तुम पाप करके चैन से आराम से एंजॉय नहीं कर सकते, मुख्तार अंसारी टाइप। और तुम ही जैसे 2 कौड़ी के शूटर जो है, अगर एक बढ़िया माहौल मिल जाता है तुम्हारे मन लायक, तो तुम ही शूटर्स उठ के मुख्तार हो जाते हो, अतीक हो जाते हो, और लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो, और सबकी करते हो, अपनों की करते हो, दूसरों की करते हो, सबकी करते हो। माफियागिरी में इनका पूरा डेमोक्रेटाइजेशन है, सबको बराबर से परेशान करते हैं, सबको बराबर मारते हैं, किसी को नहीं छोड़, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कुछ हो, सबको बराबर लूटते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा मस्त डेमोक्रेसी है इन लोग की। कमिंग बैक टू की, ये सरकार होने से ये पता रहता है, एक साफ एक चरित्र हमें पता है उस आदमी का। मुझे गांव वालों की समझ पे ज्यादा यकीन आ जाता है कंपेरेटिव टू जो नॉट सेइंग डेली बट अ लॉट ऑफ पीपल जो पढ़े लिखे या लोटेंस के या मतलब सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, या है ना, उनकी समझ से कहीं ज्यादा बेहतर समझ होती है एक गांव देहात के या किसी भी शहर के एक उस इंसान की जिसकी नॉलेज बेस उसके 1000 साल से अनअडल्टरेटेड उसके फैमिली सिस्टम कल्चर से आ रही। उसके पास जो समझ है ना, वो कहीं ज्यादा बेहतर है कंपेरेटिव। वो जानता है देश के लिए क्या करना है। गरीब आदमी देश के लिए जब बोलता है ना, वो जानता है वो क्या कह रहा है। इंटेलेक्चुअल को देश नहीं समझ में आता, उनको बॉर्डरलेस चाहिए होता है। भाई तुमसे बेहतर समझ है, अच्छा तुम उसको डिस्कार्ड कर दोगे, ये तो यूपी से आता है, बिहार से आता है, इसको इग्नोर मारो। उसके पास एक विचार है, वो कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते। तुम्हारे पास कुछ थॉट है या यू नो समथिंग जो वो नहीं जानते, जस्ट दैट। कोई ज्यादा जानता है, कोई ज्यादा ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी, ऐसा भैया ये हायरार्की है, ये आपकी बाइनरी सोचने वाले अब्राहमिक थॉट से आती है, हायरार्की वाली। हम सब हैं, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, सबका सम्मान है, सबका ज्ञान है, सबका सम्मान। ये हमारा हिंदू कल्चर का, हिंदू इकोसिस्टम, द वे ऑफ लाइफ दैट वी गॉट, द प्रिविलेज दैट वी हैव बोर्न अ हिंदू। इसमें हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा बलिदान कि हम अपने आप को सुधार भी लेते हैं। हिंदू धर्म का सबसे अच्छी बात क्या है कि हम बदलते भी, हम नहीं भी बदलते। कुछ गलत होता है, कुछ अति होती है, उसको छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा रिएक्शन टू दिस होल टीसीएस एंड रिलायंस कार्ट इज वेरी वेरी जायज है बहुत। बिल्कुल। तो लूटने वाले अगर मेरी बेटी को कन्वर्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि भाई व्हाट इज योर इशू? मेरी उस बेटी को लेकर तुम कर क्या रहे हो? उसके कितने केसेस तुम अच्छे से रख रहे हो उसको? तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी बहन के लिए क्यों नहीं चिंतित हूँ? धुरंधर 2 का पहला सीन क्या है जो सबको एकदम बांध लेता है? मेरी बहन कितने है टिट्टू, मेरी बहन कितने? वो पूरे भारत का रिएक्शन है। वो भारत को समझ में आता है, तुमको समझ में आए चाहे ना आए, वो पूरे भारत को समझ में आता है कि मेरी जमीन, मेरी माटी, मेरे लोग के साथ तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में आता है। और मैं वो मारने नहीं गया था, हम भी मारने नहीं, वो जसकीरत जो है मारने नहीं गया था उन लोग को। He was asking मेरी बहन कितने? They started escalating the violence, then he started escalating the violence and he went to the extreme। बहन दे खत्म कहानी, बात ही नहीं करनी। मेरी बहन तुम अगर लेके जाओगे, मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? और आप एक चीज नोटिस करो संदीप, जो मैं नोटिस कर और हर हिंदू बहन है, बेटी है, ये हमारे समाज, गांव की बेटी होती है जी। नहीं, और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं सोच रही थी, इतने केस पकड़े जा रहे हैं कि ये लोग इसने 80 गर्ल्स के साथ रेप किया या जो भी किया, ये आयान ने उनको मिसलीड किया, मोलेस्ट किया, सब किया, और उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश करी। आप देखो, जैसे मेरे से कोई सेक्युलर होगा ना, वो ऐसे बोलेगा, यू कांट लेबल मुस्लिम लाइक दैट, उसका रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। मैंने कहा नो, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट, मोलेस्टर इज अ मोलेस्टर, आई अग्री। बट ये तो अगर एजेंडा के साथ हुआ ना, कि अगर आपने 180 हिंदू लड़कियां ही चुन चुन के पकड़ी, रेपिस्ट के लिए तो रिलीजन मैटर नहीं करना चाहिए था, उसको मुस्लिम लड़की को लाके भी फुसला के उसका रेप करना चाहिए था। उसके लिए हिजाब पहनाते हैं ना। हिजाब क्यों पहनाते हैं? अपने ही मुसलमान लड़कों से बचाने के लिए अपनी लड़कियों को हिजाब पहनाते हैं कि सड़क पे हिजाब पहन के घूमेगी तो इसको, जो हमने भेड़िए छोड़ रखे हैं सड़क पे, वो इसको नहीं छेड़ेंगे। दैट इज व्हाट दे डू। इनकी इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई जाता है। महिलाओं के साथ क्या हुआ है, एस.एल. भैरप्पा जी अब नहीं रहे, उनकी एक शानदार किताब है आवरण, संदीप बालकृष्ण जी ने उसको ट्रांसलेट किया था। आप वो किताब पढ़िए, पता चलेगा कि इन्होंने हिंदू आदमियों के साथ क्यों आग लगा लेती थी अपने शरीर को। भाई कोई एक समाज अपने शरीर को आग क्यों लगा लेगा? पाकिस्तान में नेक्रोफीलिया करते हैं सब। कब्रिस्तान के बाहर पाकिस्तान में आदमी 7 दिन तक जिसकी लाश दफनाता है, उसके कब्रिस्तान के बाहर पहरा दे रहा होता है 7 दिन तक। मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम मुझे समझाओगे कि नहीं ये लोग बुरे लोग नहीं। एक तो ये जो बीच के लोग हैं ना, ये समझाने में हिंदू लोग, ये सबसे बड़ा हमारा
ट्रोजन हॉर्सेस हैं कि नहीं ये लोग तो अच्छे लोग हैं, ये लोग तो बड़े प्यारे लोग हैं। भाई मैं भी मानता हूँ बड़े प्यारे लोग हैं, तो क्यों नहीं जबान खोल रही है टीसीएस? क्यों नहीं कोई एक मुसलमान महिला, आदमी, बच्चा कोई सड़क पे निकल के कहीं सोशल मीडिया पे आके कहता है कि यार ये गलत करते हैं, कन्वर्जन इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए कन्वर्जन, इट इज रॉन्ग। इनका सेलिब्रिटी हो, चाहे इनका गरीब हो, चाहे इनका पंचर वाला हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे जावेद अख्तर, कोई एक आगे बोल दे कन्वर्जन इज रॉन्ग, फिर तो कहने लगता नहीं सबको अपना धर्म फॉलो करने की स्वतंत्रता है। तो मुझे अपना धर्म बचाने की स्वतंत्रता नहीं है? मेरा धर्म कहीं पे बिल्डिंग में टंगा हुआ है? मेरा धर्म मेरे मंदिरों में भी है, मेरा धर्म मेरे लोगों में भी है। तुमको फैलने का अधिकार है, तो मुझे मैं क्या अपने आप को बचाने का अधिकार नहीं रख सकता हूँ? क्यों नहीं बचाऊंगा मैं? भाई 9 गुरु थे हमारे, गुरु नानक जी थे, उनके बाद आए, वो तो प्यार की ही भाषा बोल रहे थे। क्यों 10वें को तलवार उठानी पड़ी? तुम लोग की अति के कारण। तुमको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती। योगी जी एकदम ठीक कहते हैं, तुम लातों के भूत हो तुम, और हमारे यहाँ तुम बातों से नहीं मानते। हमारे यहाँ छठे शास्त्र समाचार बताया गया है, हमारे यहाँ कृष्ण जी ने इंश्योर किया कि एक अधर्मी आदमी सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठेगा। इसके लिए उसका साथ देने वाले भी मरेंगे, और इसके लिए वो भी मरे अगर जिनको लड़ना है, लड़ना पड़ेगा। अधर्मी आदमी सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठे, सबको मरना है मर जाए, आई डोंट केयर। अधर्मी आदमी सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठे। आने वाली पीढ़ियों की बात है। मैं भारत को, अपनी भारत भूमि को ईरान बना दूं? इतिहास, प्रेजेंट, फ्यूचर सब तो आंख के सामने दिख रहा है। लंदन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। 1-1 लाख बेटियां, ये जुडिशरी वहां के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स उठा के जो है अपनी बहनों बेटियों को इनके आगे सौंप देते हैं। एक वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा कि कुछ सरदार थे, उनकी बेटी को ऊपर 7 मुल्ले जो है घेर के बैठे हुए थे, ले गए थे फुसला के। नीचे 200 सरदारों की फौज भीड़ थी, वो उनको पुलिस जाने से रोक रही है कि इट इज देयर फ्रीडम, इट इज अ फ्रीडम। ऐसे लंदन में रहूं मैं, ये लंदन बहुत शानदार जगह है, भीड़ियों के बीच में रखता हूँ मुझे। मतलब क्या मेंटेलिटी? अपने भूमि को, अपनी इस जगह को, हजारों साल के कल्चर जो किसी तरीके से यहाँ तक पहुंचा है, उसको पाकिस्तान हो जाने दो। मैं सही कह रहे हैं। सबसे कराची वाज द सिटी जहां से पहली भारत की कमर्शियल फ्लाइट उड़ी थी। आप सोचिए, अगर मेट्रो सॉरी ये बुलेट ट्रेन बन रही है, इट इज गोइंग टू रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। व्हाई बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद? बिकॉज these two cities are the most commercial cities which can really pump in money in the मतलब रेवेन्यू ला सकता है, ठीक है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में। पहली फ्लाइट कहाँ से उड़ती है? जेआरडी टाटा उड़ाते हैं कराची टू मुंबई। उस कराची का क्या हाल किया तुमने? आज कोई कंपैरिजन है कराची मुंबई का? तुमको सबसे उपजाऊ भूमि मिली, बांग्लादेश मिला, क्या हाल किया तुमने उसका? कल्चर तो मारा तुमने अपने आप। तुमको तमीज नहीं है। भारत से लेकर ग्रीस तक 2000 साल पहले से व्यापार चल रहा है। ये उत्तरापथ दक्षिणापथ चल रहा है, बीच में तुम आ गए हो, इसीलिए इनको पूरा सी रूट ढूंढना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि बीच में तुम आ गए हो। और आज भी बीच में तुम बैठे हो, इसीलिए दुनिया झेल रही है, क्योंकि बीच में इस हिस्से में तुम बैठे हो। यहाँ हिंदू बैठ जाएगा ना, इट विल बी द मोस्ट पीसफुल एंड बेस्ट प्लेस टू लिव ऑन अर्थ। एंड वी शुड हैव दिस पर्पस कि हमें भारत तो बचाना है, हमको अभी दुबई को भी ग्रीन करना है, और हमको इस पूरे हिस्से को हिंदू बनाना है। देयर इज नो अदर वे पॉसिबल। आप और जी नहीं सकते। अगर आप अपना एक्सपेंशन शुरू नहीं किया तो ये आपको खत्म कर देंगे। कैंसर का इलाज, बड़ी शानदार किताब, एक एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी, कैंसर की ऑटोबायोग्राफी है, अमेजिंग बुक। कैंसर का शुरू में सबसे पहले हुआ इलाज शुरू हुआ कि जस्ट कट इट आउट, कट द ऑर्गन आउट। फिर बाद में कीमोथेरेपी, फिर बाद में आप कैंसर ग्रसित हैं, हमारा पेट सिटी करा ले कोई भारत देश का, तो जगह जगह ये जो मिनी पाकिस्तान बताया जाता है, ये इन्फेक्टेड एरियाज है, और यू हैव टू ट्रीट इट, यू हैव टू टॉक लाइक दिस, यू हैव टू ट्रीट इट दैट वे। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। अमरावती में सैकड़ों बच्चियां, अजमेर में, किस दशक में, तो कश्मीर में, अभी हमारी आंख के सामने 2 साल पहले बंगाल में, यही अप्रैल है, यही एग्जैक्टली इसी अप्रैल में जब पहलगाम नहीं हुआ था, इससे पहले मुर्शिदाबाद में लास्ट ईयर, राइट, इसी समय मुर्शिदाबाद के दंगे चल रहे थे। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया मुर्शिदाबाद के दंगों से भरा हुआ था कि हिंदुओं को मारा जा रहा है फॉर नो रीजन। तुम्हारा अंधविश्वास, तुम्हारा पागल हो गया तुम। मतलब कहाँ जन्नत दो, इनका वीडियो गेम चल रहा है इनका ना, ये डेली पता कैसे जीते, इनका वीडियो गेम चल रहा है। आज निकलेंगे 2-4 हिंदू का काफिर का कुछ परेशान करेंगे, तो हमारे कुछ पॉइंट उड़ेंगे, तो वहां जाके जो है बढ़िया जन्नत मिलेगी, 2 जगह नहीं जाएंगे। ये इनकी खोपड़ी में वीडियो गेम चल रहा है। ये जिंदगी ऐसे जीते हैं ये लोग डेली बेसिस पर, ये पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, मारियो खेलने से हमारे साथ। इनके पागलपन को मैं एक्सेप्ट कर लूं, ये एक्सेप्ट करो। और जो ये लोग हैं, जो जिनसे आपने बात शुरू की थी, इतनी भूमिका इसलिए माननी पड़ी कि ये जो लोग हैं जिनको लगता है इनका मुसलमान को उसको पता है कि वो क्या जी रहा है, उसको ना हर जुम्मे को बहुत कायदे से ठोक पीट के उसको खोपड़ी में जाली टोपी पहना के उसका दिमाग बंद करके उसका सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिया गया है, एंड देयर इज नो अपग्रेड फॉर इट, यू कैन नॉट अपग्रेड इट। उसको कोई अल्ट्रा प्रो वर्जन नहीं आता, वो पहुंच गया भाई अपने मैक्स वर्जन पे। वो कहता है ना कि यू कैन नॉट चेंज इन एनीथिंग इन माय, तो वो अपने आपने सही टॉपिक दिया है, जरूरी बात थी। मैं
कह तो रहा हूँ, ये भावनाएं में हमारे में भरी हुई थी, बस मौका नहीं मिल रहा था, तो हम बोलेंगे नहीं। देखो मोदी जी ने और हाँ, सोशल मीडिया ने नहीं दिया, मैंने दिया आपको मौका। ये आपने दिया, बिल्कुल दिया। और हमको मजाक आपको कर साथ रहे कौन लाया? हैं। हमको हाँ, आप सोशल दिल्ली में थी, मैं लखनऊ में हूँ, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है, प्रकृति साथ लाई है, विचार साथ लाए। मैं आपके साथ विचारों का आदान प्रदान करूंगा कि मैं किसी जाके बैठूं कि भैया, हाँ भैया आपके मुहर्रम मनाओ, तुम्हारे साथ बैठ। लखनऊ में है ऐसे कई लोग, उनको मुहर्रम मनाने में बहुत मजा आता है, वो उनका बस सिर्फ अपने कपड़े फाड़ के घुस जाओ, दिवाली से बड़ी तकलीफ भाई, मना लो तुम, वो भी मना लो, इससे क्या तकलीफ है? तुम, हम पत्थर पूज रहे हैं, तुमने मेरे मंदिर तोड़ दिए, तुमने मेरी किताबें फाड़ दी, 500 साल तक तुमने प्रताड़ित किया। एक आदमी ने एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रख लिया, उसको हल्का चंदन टीका लगा दी, पूज लिया, वो पत्थर उठा के तुम्हारी खोपड़ी पे तो नहीं मारा ना, उस आदमी के उस पत्थर के बीच में तुम क्यों मारे? तुम्हारा क्या नुकसान कर रहा है? तुम्हारी कौन सी भैंस खोल रहे वो? नहीं, हम गाँव गाँव घूमेंगे, जो हिंदू दिखेगा उससे शिखा काटेंगे, जनेऊ काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे वो जी रहा है जैसे जी रहा है, जीने दो उसको, क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या क्यों कंट्रोल करना है? और इनसे बड़े वाले तो अमेरिका में बैठे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, उनको आपके सारे रिसोर्सेज चाहिए, आपकी धरती के नीचे जो भी है वो उनका है, वो तो डिस्कवरी का एक डॉक्ट्रिन लेके चलते हैं। जैसे इंटरव्यू एंड होने आया, मैं लास्ट में यही हाँ जी, कहूंगी कि मुझे ना ये क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है ना, मुझे होनी तो है, पर इट इज बेटर कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं या कि इस्लाम में कन्वर्ट हो। क्रिश्चियनिटी मैम इनका बाप है इस्लाम का कंट्रोल करने के। न्यूक्लियर बम आप सोचिए, नहीं सुनिए मैम, सुनिए तो मैम, जर्मनी में यूएस का, ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? हिटलर था। सबसे ज्यादा यहूदी किसने मारे? हिटलर ने मारे। तो तुमने बर्लिन पे क्यों नहीं न्यूक्लियर बम मारा? जापान पे क्यों मारा? तुमने बर्लिन पे क्यों नहीं न्यूक्लियर बम मार के उस युद्ध शांत कर दिया? जापान पे क्यों मारा? क्योंकि बर्लिन में क्रिश्चियंस रहते थे, उनको कोर्ट का, उनके तो ट्रायल चल रहे थे, न्यूरेमबर्ग ट्रायल चल रहा था, ये ट्रायल उनको पूरा मौका दिया, बिकॉज दे वर एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियंस, हमारे भाई हैं। जापान वाले ही थे ने पागे ने मारो न्यूक्लियर बम, इनसे क्या मतलब? ये क्रिश्चियनिटी ने किया है आपके साथ। मुझे हाँ, आई एग्री, क्रूसेडर्स तो जो भी क्रिश्चियनिटी का बस एक बात है कि क्रिश्चियनिटी को जैसे ही एक अच्छी वे ऑफ लाइफ यूएस के थ्रू मिली, उसने थोड़ा सा अडॉप्ट कर लिया, को ऑप्ट कर लिया। कैपिटलिज्म ने कहा कि तुमको दुनिया को कंट्रोल करना है, यू डोंट नीड क्रिश्चियनिटी टू कंट्रोल द वर्ल्ड, आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल द वर्ल्ड। सो वहां वो इवॉल्व कर गया, दैट्स इट। बट दे कंट्रोल इज द की, दे विल कंट्रोल यू। जो भी क्रूसेडर होगा वो तो ये करेगा, उसका जो भी बोलेगा कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, वो तो ये करेगा। पर अगर क्यों नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन बना रहे हो? क्या चाह रहे हो नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन बना के? क्या मिल रहा है? कुकी मैते की लड़ाई। मैम क्रिश्चियनिटी का आपको बात बताता हूँ, एलटीटी दुनिया का पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपने शरीर पे बम बांध के फटना सिखाया, वो क्रिश्चियंस थे, क्रिप्टो क्रिश्चियंस थे। वो एलटीटी प्रभाकरन वाज अ क्रिप्टो फंडेड बाय नॉर्वे पीपल। ये छोड़ देते हैं आपको? ये नहीं छोड़ते। चलो फिर भी कंपैरेटिवली दे आर मच बेटर। Nobody is good. We are good. We should believe in ourselves, and we should start expanding, and we should convert these people. We should convert these people to natural way of living. भैया शांति से रह ले, ऐसे रहा जाता है, बढ़िया वे ऑफ लाइफ हमारा है। आज दिखाता हूँ तुझे। आज एल्बर्ट पिंटो बहुत गुस्से में है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मजा आ गया, बाय बाय। जी, मजा आ गया, थैंक यू।